हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभना यादव फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हे फ्रेंड्स, मैं जो रिट लेवल फर्स्ट में जो पर्यावरण में नया टॉपिक जुड़ा है पेयजल एवं सिंचाई स्रोत, उसका एक वीडियो आपके सामने शेयर कर रही हूँ ताकि जो एग्ज़ाम में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपके छूटे ना। सो मेरे वीडियो पे बने रहिए और शेयर कीजिए। ऐसे ही आपको नए वीडियोस और मिलते रहेंगे बेस्ट मटेरियल के साथ में। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो अपना पेयजल एवं सिंचाई स्रोत, ये किस मैटर में है? अपना रेट लेवल फर्स्ट में न्यू टॉपिक जुड़ा है और वो आज अपन क्लियर करेंगे। इससे बाहर आपका एक क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर आप इसको बहुत ध्यान से और इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, तो आपका इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और इसमें जो आपके क्वेश्चंस हैं, लास्ट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से, वो आपके सामने मैं बता दूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पेयजल एवं सिंचाई स्रोत। पेयजल क्या होता है नॉर्मली और सिंचाई स्रोत क्या होता है? पेयजल होता है कि अपन जो पीने के यूज़ में लेते हैं, पेयजल यानी पानी, नॉर्मल इसको लेते हैं अपन पानी। तो पानी पेयजल के रूप में यानी पीने के रूप में प्लस सिंचाई के लिए दोनों क्षेत्र में काम आता है। तो पेयजल के द्वारा सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे अपन नॉर्मली देखते हैं, एक तो सतही जल होता है, एक तो क्या होता है सतही जल होता है, एक नलकूप होते हैं, तालाब होते हैं, बांध होते हैं, सिंचाई स्रोत वो भी होते हैं। पेयजल, तो इसका पूरापन जो नॉलेज है वो लेंगे आज। सो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता संपूर्ण भारत का मात्र 1.16% है। राजस्थान में जो सतही जल है वो टोटल इंडिया का, यानी जो पूरे भारत में जो सतही जल है उसका जो राजस्थान में पाया जाता है वो कितना पाया जाता है? 1.16% है। कितना पाया जाता है? 1.16%। राजस्थान में दोहन योग्य भूजल यानी काम में लेने, दोहन यानी काम में लेने योग्य जो भूजल यानी पृथ्वी के अंदर जो पानी है वो कितना है? वो कितना है? 1.72% है। 1.72% क्या है? भूजल है राजस्थान में जो काम में लेने योग्य है। और राजस्थान में जो सतही जल का पूरे भारत का कितना है? 1.16%। आगे देखते हैं। राजस्थान भारत का सबसे कम वर्षा वाला राज्य है। राजस्थान राज्य है भारत में सबसे कम वर्षा वाला राज्य है। क्यों? क्योंकि बादलों के द्वारा जो वर्षा होती है वो पर्वतों से टकराकर होती है, या फिर जहाँ पर बादल अत्यधिक भारी हो जाते हैं या फिर जल की मात्रा अत्यधिक हो जाती है वहाँ पे वर्षा हो जाती है। लेकिन राजस्थान में कम होती है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में जो अरावली है वो मानसून के समानांतर पड़ती है। मानसून के समानांतर पड़ती है, उसमें टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। अगला देखते हैं अपन। राजस्थान में के अधिकांश जल संसाधन राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग तक ही सीमित है। क्योंकि दक्षिणी पूर्वी भाग राजस्थान का जो ये अपन देखते हैं दक्षिणी पूर्वी भाग, यहाँ तक दक्षिणी और पूर्वी भाग यहाँ तक सीमित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थार का मरुस्थल आ गया। इधर जो बारिश होती है वो एमपी के यूपी के जो पर्वत हैं उनसे टकराकर बादल बनते हैं और उनके द्वारा थोड़ी बहुत जो वर्षा होती है वो दक्षिणी पूर्वी भाग तक ही होती है। और जो जल संसाधन है वह कहाँ तक है? दक्षिणी पूर्वी भाग तक ही सीमित रहे। वर्तमान में राज्य में प्रति व्यक्ति जल की वार्षिक उपलब्धता 780 घन मीटर है, जबकि कम से कम यह है 1000 घन मीटर होनी चाहिए। अभी अपन देखते हैं कि सब कम से कम या नॉर्मल तौर पर देखे जाएं तो प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति या जल वार्षिक उपलब्धता कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे 1000 घन मीटर होती है, लेकिन राज्य में कितनी है? केवल 780 घन मीटर ही है। भारत का 51% फ्लोराइड, 42% लवणता प्रभावित क्षेत्र राजस्थान में ही है। राजस्थान का जो 51% यानी आधे से भी ज़्यादा भाग जो फ्लोराइड है वो राजस्थान में, और 42% लवणता यानी खारापन वो कहाँ है? राजस्थान में है। सो यहाँ पे अपना ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस पैराग्राफ से अपना एक ही क्वेश्चन बनता है, वो है क्या?
सतही जल की उपलब्धता भारत की टोटल सतही जल की उपलब्धता राजस्थान में कितनी है? तो राजस्थान में 1.16%। अगर पूछा जाए कि राजस्थान में दोहन योग्य भूजल कितना है तो 1.72% है। अगर अपने को पूछा जाए कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति वार्षिक उपलब्धता, जल की वार्षिक उपलब्धता कितनी है? 780 घन मीटर। और वैसे पूछा जाए कि नॉर्मल या सामान्य तौर पर कितनी होनी चाहिए तो 1000 घन मीटर होनी चाहिए। ये है अपना नॉर्मली याद करने हैं। 51% फ्लोराइड और 42% लवणता राजस्थान में है। सो अगला अपन देखते हैं अपना अगला देख रहे हैं राजस्थान के जल संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। राजस्थान के जो जल संसाधन है उनको कितने भागों में बांटा गया है? 2 में। एक तो सतही और एक भूमिगत जल। सतही जल जो तालाबों, नदियों, नहरों, बांधों में इकट्ठा होता है उसको सतही जल कहते हैं। भूमिगत जल जो ड्रिल मशीनों द्वारा या फिर ये कहते हैं बोरिंग मशीनों द्वारा भूमि को खोदकर जो जल बाहर निकाला जाता है उसको भूमिगत जल कहा जाता है। सो अभी फर्स्ट अपन पढ़ते हैं सतही जल। सतही जल क्या होता है? सतही जल संसाधन कौन कौन से हैं? सतही जल होते हैं झीलें, नदियाँ, तालाब प्रमुख सतही जल के स्रोत होते हैं। झीलें होती हैं, नदियों द्वारा बांध बनाए जाते हैं, तालाब होते हैं, ये प्रमुख जल स्रोत हैं। अगला ये प्राकृतिक स्रोत है, ये बनाए नहीं जाते। अभी अपने को पूछा जाए बांध है, बांध प्राकृतिक नहीं होता, बांध होता है कृत्रिम, क्योंकि बांध को बनाया जाता है। जबकि झीलें, नदियाँ और तालाब होते हैं ये प्राकृतिक होते हैं। चंबल, माही, लूणी, बनास, बाणगंगा, बेड़च, गंभीरी, सूकड़ी, काली सिंध, परवन, मेज आदि राज्य की प्रमुख नदियाँ हैं। अपने को पूछा जाए निम्न में से राज्य की नदियाँ नहीं हैं, ऑप्शन आपको दे देगा लूणी, बनास, बाणगंगा और एक दे देगा गंगा। तो कौन सी नहीं है? गंगा नहीं है, क्योंकि बाणगंगा भी है, लूनी भी है और बनास भी है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अगला पैराग्राफ आ रहा है। इन नदियों में उपलब्ध जल का प्रयोग सीधे नदियों से तथा इन पर बनाए बांधों से निकली नहरों के माध्यम से किया जाता है। या नदियों में जो उपलब्ध जल है, ये जो जल प्रवाहित हो रहा है उसका प्रयोग या तो सीधे उस नदियों द्वारा या फिर जो इनके ऊपर बांध बनाए गए हैं पानी के जो बहाव को कम करने के लिए, जिनकी बहाव के क्षेत्र को कम करने के लिए, यानी किसी को नुकसान ना पहुँचे, बहाव क्षेत्र को कम करने के लिए इन पर बांध बनाए गए। तो बांधों के द्वारा छोटी छोटी नहरें निकाली जाती हैं। इन नहरों द्वारा इसमें नदियों के पानी को काम में लिया जाता है। नदियों को जोड़ने का कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। ये इम्पोर्टेंट है। अभी अपने को पूछा जाए नदियों को जोड़ने वाला कानून बनाने वाला, यानी नदी को जोड़ने का कानून बनाने वाला प्रथम राज्य है। क्वेश्चन अपने से पूछा जाए भारत में नदियों को जोड़ने का कानून बनाने का, यानी नदियों को आपस में जोड़ने के लिए जो कानून बनाया है वो कौन से राज्य ने बनाया है? अभी अपने को दे देगा यूपी, एमपी, केरल या फिर राजस्थान। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया है अपना? राजस्थान। राजस्थान में झीलें जलापूर्ति का महत्वपूर्ण माध्यम है। झीलों के द्वारा राजस्थान में महत्वपूर्ण है क्योंकि झीलों में वर्षा द्वारा जल इकट्ठा होता है और उनके द्वारा सिंचाई वगैरह आदि काम में होते हैं। तो जलापूर्ति का महत्वपूर्ण माध्यम क्या है? झीलें। अगला आ रहा है मीठे पानी की प्रमुख झीलें। झीलें नहीं है, ये झीलें हैं। यहाँ पे झीलें, मीठे पानी की प्रमुख झीलें जयसमंद झील, पिछोला फतेहसागर झील, पिछोला, फिर आगे फतेहसागर। ये कहाँ है? उदयपुर में। ये 3 झीलें जयसमंद, पिछोला और फतेहसागर, ये कहाँ है? ये उदयपुर में। फिर है राजसमंद, ये कहाँ है? राजसमंद जिले में। आना सागर और पुष्कर कहाँ है? ये अजमेर में है। सिलीशेड है अलवर में। कोलायत बीकानेर में। नवलखा है बूंदी में। गैप सागर है डूंगरपुर में। कायलाना बाल संबंध है जोधपुर में। बंद बैरठा है भरतपुर में। रामगढ़ है जयपुर में। नक्की झील है माउंट आबू में। सो स्टार्ट है आपका, ये मीठे पानी की प्रमुख झीलें थी अपने राजस्थान में। एक बार वापस रिपीट करते हैं, इसी क्लास में आपको याद करना है, बाकी काम नहीं छोड़ना। सो वापस अपन रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनना और साथ साथ बोलते जाना। जयसमंद, पिछोला और फतेहसागर, यहाँ पे अपन देखते हैं
जयसमंद, पिछोला और फतेह सागर कहाँ है? जयसमंद, पिछोला और फतेह सागर है उदयपुर में। राजसमंद झील ये आराम से दिख रहा है, राजसमंद में है। आना सागर और पुष्कर ये भी जिस है ये अजमेर में है। सिलीसेड का सबको पता है, अलवर में है। कोलायत है बीकानेर में, ये भी जिस है। नवलखा है ये बूंदी में है। गैप सागर है डूंगरपुर में। कायलाना या बालसमंद है जोधपुर में। बंद बैरठा है भरतपुर में। रामगढ़ का भी पता है जयपुर में है। और नक्की झील का भी ये जिसा पता है। सो आपको यहाँ पे क्या नहीं पता? उदयपुर वाली पता है, राजसमंद वाली पता है, अजमेर वाली पता है, सिलीसेड अलवर वाली पता है, और जयपुर की ये नक्की झील और ये रामगढ़ झील का पता है। कौन सा नहीं पता? ये 2-3 नाम है, उनको याद कर लो। कोलायत है बीकानेर में, नवलखा है बूंदी में, गैप सागर है डूंगरपुर में, कायलाना बालसमंद है जोधपुर में, बंद बैरठ है भरतपुर में। बस जिस है। सो आगे अपन पढ़ते हैं। तालाब। अब पहला है अपना तालाब। राजस्थान में तालाब भी सतही जल का प्रमुख एक अच्छा स्रोत है। राज्य में लगभग 450 यानी 450 बड़े तालाब हैं। छोटे मोटे को नहीं गिना गया है, बड़े तालाबों को देखा गया है। तो 450 यहाँ पे बड़े तालाब हैं। भूजल संसाधन अपना आ रहा है, भूजल संसाधन। भूजल संसाधन आ रहा है। राजस्थान में कुएं एवं नलकूप से, राजस्थान में जो कुएं एवं नलकूप से सिंचित क्षेत्र का लगभग 70% भाग सिंचित होता है। यानी कुएं और नलकूपों के द्वारा जो सिंचाई होती है उसका 70%, जो टोटल सिंचाई होती है उसका 70% इनके द्वारा, यानी कि इनके द्वारा कुएं और नलकूपों के द्वारा सिंचाई क्षेत्र होता है। राज्य का लगभग 70% पेयजल स्रोतों का आधार भी भूजल है। अब इसमें अलग से कुछ याद करने की आपको ज़रूरत है नहीं। भूजल का सिंचाई क्षेत्र में और पेयजल क्षेत्र में कितना % है? तो पेयजल में भी 70% है और सिंचाई में भी 70% है। अगला है सिंचाई। अभी सिंचाई होती क्या है? वर्षा के अभाव में भूमि या फसलों को, वर्षा के जो अभाव में यानी जहाँ जिस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती या वर्षा का क्षेत्र कम होता है या फिर वर्षा कम मात्रा में होती है, उस अभाव में भूमि या फसलों को कृत्रिम तरीके से जल प्रदान करने की क्रिया, कृत्रिम तरीके से जो जल प्रदान किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? सिंचाई। राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग श्रीगंगानगर एवं सबसे छोटा भाग यानी सबसे कम भाग राजसमंद जिले में है। सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होती है? श्रीगंगानगर में, और सबसे कम कहाँ होती है? राजसमंद जिले में होती है। राजस्थान में कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब सिंचाई आदि के प्रमुख साधन हैं। राजस्थान में कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब सिंचाई के प्रमुख साधन है। ईजी से है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ इतना याद करना है क्या है? सबसे ज़्यादा सिंचित भाग कौन से में है? श्रीगंगानगर में, और सबसे कम है राजसमंद जिले में। इतना ही याद करना है। अगला आ रहा है कुएं नलकूप। कुएं नलकूप होते क्या हैं? राज्य में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का 66% भाग कुएं तथा नलकूपों से सिंचाई की जाती है। राज्य का कुल सिंचित क्षेत्र का 66 यानी ऊपर अपने को कितना बताया था? 70, लगभग 70 बताया था। 66 और 70, ऑप्शन में 66 आए तो सही है, 70 आए तो भी सही है। सिंचाई की जाती है। सिंचाई के इस साधन से सबसे अधिक सिंचाई जयपुर एवं अलवर में होती है। अभी अपने को पूछा जाए कुएं एवं नलकूपों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होती है? तो जयपुर और अलवर क्षेत्र में होती है। अगला है चांदन नलकूप। चांदन नलकूप क्या है? जैसलमेर जिले का चंदन नलकूप मीठे पानी की उपलब्धता के कारण थार का घड़ा कहलाता है। ये एकमात्र, ये इम्पोर्टेंट, इसको याद रखना। चंदन नलकूप कहाँ है? जैसलमेर में। और यहाँ पे एकमात्र लवण युक्त या फिर मीठा पानी आता है, तो इसको क्या कहा जाता है? थार का घड़ा कहा जाता है। अभी इसमें इस पैराग्राफ में याद करने की 2 ही बातें हैं। एक तो ये चंदन नलकूप कहाँ है और क्या होता है इसमें। दूसरा है सबसे ज़्यादा सिंचाई कुएं नलकूपों द्वारा कहाँ होती है? तो ये होती है जयपुर और अलवर में। अगला है नहरें। राजस्थान के 33% भाग में सिंचाई के लिए नहरों का उपयोग किया जाता है। नहरों के द्वारा सिंचाई में गंगानगर प्रथम स्थान पर है। सबसे ज़्यादा नहरों के द्वारा जहाँ पर सिंचाई होती है वह कौन सा भाग है? तो कौन सा भाग है? श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर में सर्वाधिक
सर्वाधिक मात्रा में नहरों के द्वारा सिंचाई होती है। इसमें सिर्फ ये एक ही भाग याद करने का है, सबसे ज़्यादा सिंचाई कौन से क्षेत्र में किनके द्वारा होती है। नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई श्रीगंगानगर में होती है और सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र भी कहाँ है, गंगानगर में, और सबसे कम राजसमंद जिले में। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, अगला पैराग्राफ आ रहा है तालाब। तालाब आ रहा है, सिंचाई के इस साधन से राजस्थान के 0.7% भाग पर सिंचाई की जा सकती है, यानी तालाबों के द्वारा। अब इसमें अलग अलग बता रहे हैं, कुएं नलकूपों द्वारा 66% पर, नहरों के द्वारा 33% पर, और जो सिंचाई ये तालाब है उनके द्वारा 0.7% भाग पर सिंचाई की जाती है। राजस्थान के दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में यह सिंचाई का मुख्य साधन है। तालाब कौन से, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में। तालाब द्वारा सिंचाई में भीलवाड़ा जिले में प्रथम स्थान रखता है, जबकि द्वितीय स्थान पर उदयपुर जिला है। यहाँ पे यही अपने को ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा सिंचाई कौन से क्षेत्र में होती है, श्रीगंगानगर में। सबसे कम कौन से में होती है, राजसमंद में। सबसे ज़्यादा कुएं एवं नलकूपों द्वारा सिंचाई करने वाले जिले कौन से हैं, तो जयपुर और अलवर है। अब इसमें अपने को पूछे सर्वाधिक तालाबों से द्वारा सिंचाई करने वाले जिले कौन से हैं, पहला है भीलवाड़ा और दूसरा है उदयपुर। अन्य साधनों से राज्य में मात्र 0.3 भाग पर ही सिंचाई होती है। अन्य साधनों से यानी और जो साधन है उनसे 0.3% भाग पर ही सिंचाई होती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना, यानी बहुउद्देशीय परियोजनाएं किसे कहा जाता है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं किसे कहा जाता है। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं वे होती हैं जो किसी एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए नहीं बनाई जाती, बजाय वह उनके अलग अलग कई उद्देश्य होते हैं। जैसे नहरें बनाई जा रही हैं या फिर बांध बनाए जा रहे हैं, तो बांध सिंचाई, पेयजल, जलापूर्ति हो गया। उसके बाद बिजली, कई क्षेत्रों में कई कामों के लिए जो परियोजनाएं चलाई जाती हैं उनको कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। चंबल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना और माही बजार सागर परियोजना, ये 4 राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। 4 ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। अब इसमें वृहद परियोजनाएं, बड़ी परियोजनाएं जो हैं वो अपन देखते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं तो अपन ने देख ली, 4 हैं। अब वृहद परियोजनाएं भी अपन देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंग नहर, भरतपुर नहर, गुड़गांव नहर, भीखाबाई सागवाड़न माही नहर, जाखम परियोजना, सिद्ध प्रमुख नौहर परियोजना, बीसलपुर परियोजना, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, जिसका बीसलपुर परियोजना के द्वारा जयपुर को जलापूर्ति होती है। नर्मदा नहर और ईशरदा परियोजना, ये वृहद परियोजनाएं हैं। ये वृहद परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, इंदिरा गांधी, गंग नहर, भरतपुर नहर, गुड़गांव नहर, भीखाबाई सागवाड़ा माही नहर, जाखम परियोजना, सिद्ध मुख नौहर परियोजना, बीसलपुर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना और ईसरदा परियोजना। अब अन्य परियोजनाएं हैं अपनी, अन्य परियोजनाएं कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। जवाई, पांचना, मेजा, मानसी, वाक्कल, पार्वती, गंभीरी और ओराई, ये अन्य परियोजनाएं हैं। अगला आ रहा है अपना राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं कौन सी हैं, प्रमुख परियोजनाएं 4 थी, वृहद परियोजनाएं अपन ने देख ली। अब प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पूर्ण होने पर विश्व की सबसे बड़ी परियोजना होगी। अभी ये अधूरी है, पूरी नहीं हुई, लेकिन जब पूरी हो जाएगी तो विश्व की सबसे बड़ी परियोजना होगी। इसे राजस्थान की जीवन रेखा मरुगंगा भी कहा जाता है। राजस्थान की जीवन रेखा मरुगंगा कौन सी नहर को या कौन सी परियोजना को कहा जाता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कहा जाता है। अगला आ रहा है इससे पूर्व इसका नाम राजस्थान नहर था। इंदिरा गांधी नहर से पहले इसका नाम क्या था, राजस्थान नहर। 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। अभी ये इम्पोर्टेंट है कि इसका नाम कब परिवर्तन किया गया, 2 नवंबर 1984 को, 1984 को।
इसका नाम क्या कर दिया गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसका उद्देश्य क्या था, अब इसके बारे में जानकारी होगी, सबसे बड़ी होगी ये। जब इसका कार्य पूर्ण हो जाएगा, इसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। और इससे पहले इसका नाम क्या था, राजस्थान नहर था। और इसका नाम कब बदला गया, 2 नवंबर 1884 यानी 1984 को नाम बदलकर इसको इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहा गया। अब इसका उद्देश्य क्या था, मेन उद्देश्य इसका क्या था वो देखते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में पेयजल, सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन, अन्य उपयोग हेतु जल उपलब्ध करवाने, यानी जो पश्चिमी राजस्थान है जहाँ पे थार का मरुस्थल है, वहाँ पर जो सिंचाई है, पेयजल है, पशुपालन है, मत्स्य पालन या अन्य उपयोग, जो भी जल के अन्य उपयोग हैं उनके लिए इसका निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन, अगला आ रहा है अपना, इस नहर को बनाने का सुझाव। अब अपने को पूछा जाए नहर किसने बताई कि ऐसे भी कोई नहर बनाई जा सकती है, तो इसका सुझाव दिया था 1948 में बीकानेर के तत्कालीन सिंचाई इंजीनियर कंवर सेन। कंवर सेन जो तत्कालीन इंजीनियर थे, उन्होंने 1948 में, कहाँ के थे, बीकानेर के, कौन थे, कंवर सेन। इन्होंने इसको बनाने का सुझाव दिया था। नहर निर्माण का मुख्य उद्देश्य रावी तथा व्यास नदियों के जल में से राजस्थान को आवंटित 86 लाख एकड़ घन फीट जल का उपयोग में लेना था। अब रावी और व्यास नदियों से जो राजस्थान को जल आवंटित है को कितना है, 86 लाख एकड़ घन फीट जो जल है उसका उपयोग करना है। अगला आ रहा है 1952 में सतलज तथा व्यास, 1952 में सतलज तथा व्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज का काम शुरू। हरिके बैराज जो बांध है उसका काम शुरू हुआ कब, 1952 में। कौन सी नदियों पर, सतलज और व्यास नदी पर। हरिके बैराज से बाड़मेर से गडरा रोड तक, हरिके बैराज से बाड़मेर की जो गडरा रोड है वहाँ तक, जिससे श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, चूरू तथा नागौर को जलापूर्ति हो सके। कितने जिलों को जलापूर्ति हो सके, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, चूरू, नागौर, 8 जिलों को जलापूर्ति हो सके। किस बांध से, हरिके बैराज बांध से। इसका काम कब शुरू हुआ, 1952 में शुरू हुआ। कौन सी नदी पर है, सतलज तथा व्यास नदी पर इसका निर्माण शुरू हुआ। हरिके बैराज से हनुमानगढ़, हरिके बैराज से हनुमानगढ़ तक के मिस्तावली तक, हनुमानगढ़ का एक क्षेत्र है मसीतावली तक 204 किलोमीटर यानी 169 किलोमीटर पंजाब में प्लस हरियाणा में और 35 किलोमीटर राजस्थान फीडर नहर है। यानी हरिके बैराज जो बांध है वहाँ से 169 किलोमीटर का है पंजाब और हरियाणा में, प्लस 35 किलोमीटर का है अपने राजस्थान में है। कौन सी, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर नहीं, हरिके बैराज बांध से जो निकाली गई नहर है वो। किसी नहर का ऐसा हिस्सा जहाँ से पानी का कोई उपयोग नहीं किया जाता फीडर कहलाता है। यानी ऐसा क्षेत्र, अब यहाँ पे फीडर नहर है हनुमानगढ़ के मसीतावली तक। तो फीडर, अब फीडर किसे कहा जाता है, तो किसी नहर का ऐसा हिस्सा जहाँ से पानी का कोई उपयोग नहीं किया जाता है फीडर क्षेत्र कहलाता है। अगला आ रहा है अपना, फीडर सहित मुख्य नहर की लंबाई। फीडर सहित मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, 649 किलोमीटर लंबी है। वितरिकाओं की लंबाई लगभग 9060 किलोमीटर है। इससे लगभग 18,72,000 हेक्टेयर क्षेत्र तक की सिंचाई होती है। वर्तमान में नहर का अंतिम छोर गडरा रोड तक है। इस नहर को आगे गुजरात में कांडला बंदरगाह तक जोड़कर इसमें छोटे छोटे जहाजों नावों के संचालन की क्रिया किया जाना प्रस्तावित है। अब अपने को पूछा जाए जो फीडर है, फीडर क्षेत्र उसकी लंबाई, मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, फीडर क्षेत्र सहित 649 किलोमीटर। वितरिकाओं की लंबाई 9060 किलोमीटर। इससे कितना क्षेत्र सिंचित होता है, तो 18,72,000 हेक्टेयर। वर्तमान में जो नहर का अंतिम छोर है वो कहाँ है, गडरा रोड तक है। इस नहर का काम कहाँ तक होना है, तो इसका नहर का काम होना है कांडला बंदरगाह तक है, जिसमें छोटे जहाजों एवं नावों का संचालन किया जाना प्रस्तावित है।
इंदिरा गांधी नहर परियोजना को 2 चरणों में लागू किया गया। अब पूछा जाता है कई बार कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना कितने चरणों में लागू हुई, तो 2 चरणों में लागू हुई थी। प्रथम चरण कौन सा है? प्रथम चरण है 345 किलोमीटर लंबी वितरिकाएं बनाना व 5.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करना। 5.5 लाख जो हेक्टेयर है उसमें सिंचाई करना तथा 345 किलोमीटर की वितरिकाएं बनाने, छोटी छोटी नहरें निकालना। दूसरा चरण 256 किलोमीटर मुख्य नहर व 5112 किलोमीटर वितरिकाओं का निर्माण तथा 19,63,000 हेक्टेयर में सिंचाई करना इसका मुख्य दूसरा चरण में इसका प्रस्तावित था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कुल सिंचाई का 30% भाग लिफ्ट नहरों से तथा 70% वितरिकाओं के माध्यम से होता है। 30% जो सिंचाई क्षेत्र है वो मुख्य नहर से तथा जो 70% है वो वितरिकाओं यानी छोटी नहरों से होता है। प्रथम चरण में कितनी लंबाई थी? 345 किलोमीटर। द्वितीय चरण में कितनी थी? 256 किलोमीटर। और मुख्य नहर व वितरिकाओं की लंबाई थी 5112 किलोमीटर। प्रथम चरण में कितना हेक्टेयर भूमि सिंचाई के लिए? 5.5 लाख हेक्टेयर। और सेकंड चरण था उसमें 19,63,000 हेक्टेयर। थार मरुस्थल का ढाल पश्चिम में होने के कारण पूर्वी भाग में पानी लाने के लिए 8 लिफ्ट नहरें बनाएगी जो कि निम्नानुसार हैं। जो थार का मरुस्थल उसका ढाल पश्चिम में, जैसे ये अपना बन गया भारत, यहाँ पे अपना राजस्थान है, इसका ढाल इधर होने की यानी पश्चिम में, ये पूर्व है, इधर पश्चिम में होने के कारण पूर्वी भाग से इधर से पानी लाने के लिए इसमें 8 लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं। कौन कौन सी अब देखते हैं। गंदेली नौहर साहवा लिफ्ट नहर, बीकानेर लुणकसर लिफ्ट नहर, गजनेर लिफ्ट नहर, बाड़कसर लिफ्ट नहर, कोलायत पोकरण, फलोदी और जोधपुर ये 8 लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं। कहाँ से? पूर्व से पश्चिम की ओर पानी लाने के लिए, थार के मरुस्थल में पानी लाने के लिए। इंदिरा गांधी नहर की प्रमुख शाखाएं निकाली गई हैं जो इस प्रकार है। अब इंदिरा गांधी नहर की जो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं देखते हैं। रावतसर शाखा ये कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। सूरतगढ़ शाखा है श्रीगंगानगर में। अनूपगढ़ शाखा है ये भी श्रीगंगानगर में। पुंगल शाखा है ये बीकानेर में है। चारणवाला शाखा है ये बीकानेर में है। दांतोड़ शाखा भी बीकानेर में है। बिशलपुर शाखा भी बीकानेर। बीरसपुर शाखा भी बीकानेर है। शहीद बीरबल शाखा भी जैसलमेर में और सागरगोपा शाखा भी जैसलमेर में है। अब ये इसको याद करने का शॉर्टकट ट्रिक है। हनुमानगढ़ की रावतसर, श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ और अनूपगढ़, गढ़ दोनों श्रीगंगानगर में, हनुमानगढ़ में रावतसर शाखा। अब बीकानेर की देखते हैं। बीकानेर में कौन कौन सी है? पुंगल शाखा, चारण शाखा, दातोड़ शाखा और बिरसलपुर शाखा। ये 4 शाखाएं हैं, ये बीकानेर की हैं। शहीद बीरबल शाखा जैसलमेर की, सागरगोपा शाखा भी बीकानेर की, जैसलमेर की। अगला आ रहा है अपना, अब इससे लाभ क्या है? जो इससे लाभ है वो क्या है? सिंचाई के रूप में प्रत्यक्ष लाभ, सिंचाई के रूप में लाभ, एक तो व्यावसायिक फसलों की पैदावार, पशुपालन मत्स्य पालन का विकास, वर्तमान मून व्यवसाय को लाभ, नए नगर व्यापारिक मंडियों की स्थापना और मरुस्थल पर नियंत्रण, ये इसके जो लाभ हैं वो हैं। वन क्षेत्रों चारागाहों का विकास और बंजर भूमि का विकास, ये इसके इंदिरा गांधी नहर है उसके प्रमुख लाभ हैं। सिंचाई क्षेत्र, लाभ क्षेत्र, व्यवसाय में, नए नगरों में मंडियों की स्थापना में, मरुस्थल पर नियंत्रण में, चारागाहों के निर्माण में, बंजर भूमि के विकास में इसका प्रमुख योगदान है। आगे आ रहा है अपना, सूरतगढ़ अनूपगढ़ की शाखाओं पर 3 लघु विद्युत गृह बनाए गए हैं। सूरतगढ़ और अनूपगढ़ ये कहे हैं श्रीगंगानगर में, इनकी शाखाओं पर 3 विद्युत गृह बनाए गए हैं। अब कौन कौन से हैं ये देखते हैं। इस परियोजना से गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर जिलों की 12,58,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है। इससे पश्चिमी राजस्थान के 8 जिलों की लगभग 1,80,00,000 जनसंख्या को पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो सकी है।
अब दूसरी आ रही है चंबल परियोजना। चंबल परियोजना आ रही है, यह परियोजना राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है। अभी अपने को पूछा जाए राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है चंबल गंगा नहर, जो भी चार ऑप्शन दे दे तो कौन सी होगी? चंबल परियोजना। इसमें दोनों राज्यों की 50-50 यानी आधी आधी भागीदारी है, हिस्सेदारी है। चंबल परियोजना का कार्य 1952 में और 1954 के यानी 1952 से 1954 के मध्य प्रारंभ हुआ। अब इसका उद्देश्य क्या है? जिसके उद्देश्य हैं वो क्या है? प्रारंभिक उद्देश्य चंबल का विनाशकारी लीला को समाप्त कर 56 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई सुविधा प्रदान करना तथा 230 मेगावाट विद्युत उत्पादन करना। अधिकतर देखा जाता है कि नदियों में बाढ़ आती है, जल की उपलब्धता बढ़ जाने पर तो इसका विनाश होता है। तो इसकी विनाशकारी लीला को समाप्त कर इतनी भूमि को इसमें सिंचाई प्रदान करना है तथा 230 मेगावाट का विद्युत उत्पादन करना है। इस परियोजना के अंतर्गत 4 बांध बनाए। अब इस परियोजना की यानी चंबल परियोजना के अंतर्गत 4 बांध बनाए गए हैं। पहला है गांधी सागर बांध। यह बांध 1960 में एमपी की भानपुरा तहसील में बनाया गया। गांधी सागर बांध है वो एमपी की भानपुरा तहसील में बनाया गया। इस बांध से 2 नहरें निकाली गई हैं। बाई नहर बूंदी तक जाकर मेज नदी में मिलती है, दाई नहर पार्वती नदी को पार कर एमपी में चली जाती है। बाई वाली तो मेज नदी मिलती है और दाई वाली पार्वती नदी को पार करके एमपी में चली जाती है। दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध गांधी सागर से 48 किलोमीटर आगे चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात के निकट रावत भाटा नामक स्थान पर 1970 में बनाया गया। 1970 में जिस बांध का निर्माण हुआ कौन सा है? रावत भाटा नामक स्थान पर राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण हुआ था। कितनी? गांधी सागर बांध के 48 किलोमीटर आगे आ रहा है जवाहर सागर बांध रावत भाटा से 38 किलोमीटर आगे कोटा के समीप बोरावास जो गांव है वहां पे बनाया गया। अब 48 किलोमीटर आगे तो किससे था? गांधी सागर बांध से कौन सा था? राणा प्रताप सागर। और अब राणा प्रताप सागर से आगे जवाहर सागर बांध है वो कितनी है? 38 किलोमीटर आगे कोटा में था और वो कहाँ था? चित्तौड़गढ़ में था। आ गया कोटा बैराज बांध है कोटा शहर के पास बनाया गया। केवल सिंचाई की सुविधा के उद्देश्य से बनाई गई बांध को बैराज कहते हैं। केवल सिंचाई सुविधा के उद्देश्य से बनाए गए बांध को क्या कहते हैं? बैराज। इसमें 2 नहरें निकाली गई हैं। दाई नहर पार्वती और वह परवन को पार करके एमपी में चली जाती है और बाई राजस्थान कोटा बूंदी जिला में सिंचाई आपूर्ति होती है। चंबल परियोजना के कारण कोटा का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन गया। कोटा भी एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन गया है। किसके कारण? चंबल परियोजना के कारण। तो अभी शॉर्टकट में अपन देखते हैं इसको। कितने बांध बने हैं? 4। किस पे बने हैं? चंबल नदी पर, चंबल परियोजना पर। पहला है गांधी सागर जो एमपी में है, दूसरा राणा प्रताप सागर जो चित्तौड़गढ़ में है। कितने? गांधी सागर से 48 किलोमीटर आगे चूलिया जलप्रपात के निकट। अब जो है राणा प्रताप सागर है उससे 38 किलोमीटर आगे जवाहर सागर बांध बना है जो कोटा के समीप है और आगे है कोटा बैराज जिससे 2 नहर निकाली गई हैं। बाई नहर कोटा बूंदी में चली जाती है। बाई नहर कोटा बूंदी जिले में सिंचाई आपूर्ति करती है। जो दाई नहर है वो पार्वती तथा परवन नदी को पार करके एमपी में चली जाती है। आगे आ रहा माही बजाज सागर परियोजना है दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी बहुल बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों की जनता की समृद्धि के लिए राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना। माही बजाज सागर किन 2 राज्यों की है? तो माही बजाज सागर परियोजना है गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना। सन 1966 में हुए समझौते के अनुसार राजस्थान का हिस्सा 45 तथा गुजरात का हिस्सा 55% है, जबकि चंबल परियोजना में 50% था और माही बजाज सागर में कितना है? 45 और 55% है। अगला आ रहा है इसमें, इस परियोजना के अंतर्गत बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव में माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। बांसवाड़ा में बना है माही बजाज सागर बांध का बनाया है बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव में।
इसके अलावा यहाँ पर कागदी पिकअप बनाया जाता है, कागदी पिकअप बनाया जाता है। अगला आ रहा है अपना, इस परियोजना के 3 चरण थे। इस परियोजना के कितने चरण हैं? 3। माही बजाज सागर बांध का निर्माण पहले चरण में, दूसरे चरण में डूंगरपुर में सिंचाई सुविधा हेतु आनंदपुरी से सागवाड़ा नामक 2 नहरें निकाल गई। आनंदपुरी और सागवाड़ा नामक 2 नहरें निकाली गई हैं डूंगरपुर में। कहाँ से? माही बजाज सागर के यहाँ से। तृतीय चरण में 2 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया। पहले चरण में बांध बनाया गया, दूसरे चरण में 2 नहरें निकाली गई और तीसरे चरण में 2 विद्युत गृहों का निर्माण हुआ। अपना राजस्थान में सिंचाई विकास हेतु सुझाव। अब राजस्थान में जो सिंचाई के विकास हेतु सुझाव हैं वो कौन कौन से हैं? उपलब्ध जल का सर्वाधिक संरक्षण, यानी जल को अत्यधिक दोहन ना करके जितना काम में लिया जा सकता है या जितना उपयोग में आ रहा है उतना ही उसका क्षतिपूर्ति की जाए। भूजल का उपयोग, भूमि में स्थित जो जल है उसका उपयोग किया जाना चाहिए। नदी बेसिन के आधार पर जल के संबंधों में सघन नियोजन, आधुनिक तकनीकी विधियों का प्रयोग कर जल रिसाव वाष्पन होने की क्षति को घटाना, यानी जो जल अत्यधिक ताप पर जो वाष्पन के उड़ जाता है या फिर रिस कर पानी बेकार हो रहा है उसकी क्षति को घटाना या कम करना है। फव्वारा सिंचाई तथा बूंद बूंद सिंचाई का प्रयोग करना है। भूजल तथा सतही जल का उचित प्रयोग करना है। जल मार्गों व खेतों एवं नालियों की लाइनिंग को प्राथमिकता देना है। चालू परियोजना पर अधिक ध्यान देना। नई परियोजनाओं को चयनित आधार पर स्वीकार करना तथा परियोजनाओं के रखरखाव का सर्वोच्च प्राथमिकता देना। सतही जो अपने राजस्थान में जो सिंचाई के विकास हेतु जो सुझाव दिए गए वो है। आगे चलते हैं। अब है जल संरक्षण, यानी जल का बचाव क्या है। राज्य में खड़ीन कुई, नाड़ी, जोहड़, कुई, तालाब आदि जल संचयन एवं संग्रहण की परंपरागत विधियां हैं। जो अपने को पूछा जाए जल संरक्षण की परंपरागत विधियां हैं तो खड़ीन, कुंडी, नाड़िया, जोहड़, कुई या तालाब जल संचयन की प्रमुख विधियां हैं, परंपरागत विधियां जो पहले से चली आ रही हैं। अब जल संरक्षण की निम्नलिखित विधियां अपनाई जाती हैं, यानी जल को बचा कर रखने की जो विधियां हैं वो हैं। भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग, जितना उपयोग आ रहा है या जितना अपन जल काम में ले सकते हैं, जितना अपने काम में आ रहा है उतना ही जल का उपयोग करना। वनस्पति विनाश पर नियंत्रण, यानी पेड़ों की कटाई पर नियंत्रण करना। सिंचाई हेतु नवीन पद्धतियों को अपनाएं, जो पद्धतियाँ हैं जैसे बूंद बूंद, फव्वारा सिंचाई, जिससे जल अत्यधिक खराब ना हो, उनको प्रयोग करना है। वर्षा जल का संचयन करना है, यानी वर्षा जल को एक जगह रोक कर रखना। अपशिष्ट जल का पुनःउपयोग, खराब जल है उसका पुनःउपयोग करना। जैसे नहा लिए उस पानी से अगर कपड़े धो लेते हैं, कपड़े धो के फिर भी वो पानी होता है ना, उसको पेड़ों में अपन डाल देते हैं। कृषि पद्धति व फसल प्रतिरोपण में प्रतिवन, जो फसल है एक ही बार में एक ही नहीं बोई जाए, फसल अलग अलग बोई जाए। छोटे तालाब, बांध, एनीकट आदि का निर्माण करना। आगे आ रहा है पेयजल। मानसून में वर्षा की अपर्याप्तता एवं जल की जलवायु में राज्य की जलवायु में विविधता के कारण राजस्थान में देश का सर्वाधिक सूखा प्रदेश है। राज्य में उपलब्ध जल स्रोत देश के कुल स्रोतों का लगभग 1% है। जितना स्रोत अपने पूरे भारत में उसका केवल 1% ही अपने राजस्थान में उपस्थित है। राजस्थान में विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र CSE और थार सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी आदि संस्थाएं मिलकर राज्य की परंपरागत जल संरक्षण प्रणालियों को पुनर्जीवित करने के कार्यों में जुड़ी हुई हैं। राजस्थान में पेयजल संरक्षण हेतु जनता जल योजनाएं संचालित की गई हैं। राजस्थान में गंदेली सहावा लिफ्ट नहर जर्मन सरकार के सहयोग से संचालित है। इस नहर का एक विशेष आपणी योजना बनाई गई है जिसे हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू गाँव में जलापूर्ति हो रही है। पूछा जाए आपणी योजना जो बनाई गई है वो कौन सी नहर पे बनाई गई है? गंदेली नहर पे बनाई गई है। किसके सहयोग से बनाई गई है? जर्मनी के सहयोग से बनाई गई है। कौन कौन से जिलों में जलापूर्ति हो रही है? तो हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू 3 जिलों में जलापूर्ति हो रही है। अगला है राजस्थान में वृत्त पेयजल योजनाएं इसरदा बांध, बाड़मेर लिफ्ट योजना, चंबल बिसलपुर लिंक योजना, ये वृत्त परियोजनाएं हैं। नवीनतम पेयजल परियोजना कौन कौन सी हैं? तो बिसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना फेज 1 स्टेज 2, इससे जल शहर लाभान्वित
होगा। जयपुर शहर किससे लाभान्वित होगा, कितने फेज फर्स्ट और स्टेज 2 में। ईसरदा बांध परियोजना पेयजल आपूर्ति परियोजना, इससे दौसा एवं सवाई माधोपुर जैसे जिले, दौसा और सवाई माधोपुर जो जिले हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं। राजस्थान सरकार के बजट 2020-21 के 7 संकल्पों में से पेयजल को छठे संकल्प के रूप में शामिल किया गया है। बजट 2020 और 21 में 500 जनता जल योजनाओं के माध्यम से 1 लाख घरों के पेयजल में लाभान्वितों के 750 करोड़ रुपए 750 रुपये के पुनर्गठन के प्रावधान किया गया। परवन परियोजना बारेम जिले के निर्माणाधीन गरदड़ा ये बूंदी में है। तो इनमें कोई महत्वपूर्ण नहीं है। बीसलपुर जयपुर में, ईसरदा का है दौसा सवाई माधोपुर में, परवन परियोजना है ये कहाँ है बारह में, गरदड़ा है ये बूंदी में है। सो आगे अपने आ रहा है राजस्थान में पेयजल एवं जल प्रबंधन के महत्वपूर्ण प्रयास। राजस्थान जल संरचना परियोजना विश्व बैंक द्वारा पोषित है। राजस्थान जल संसाधन नियामक प्राधिकरण 2013 में किया गया था। राजस्थान लघु सिंचाई सुधारीकरण परियोजना 2005 में और वर्षा जल संचयन योजना 2004 में। जलमणि कार्यक्रम कहाँ चला गया, स्कूल के बच्चों को प्लांट लगाकर स्वच्छ तथा जीवाणु रहित पेयजल उपलब्ध करवाना। राजीव गांधी जल विकास एवं संरक्षण मिशन है 2010, स्वच्छ जल धारा योजना 2002, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, उद्देश्य ग्रामों को जल आवश्यकता निर्भर बनाना। इसमें समझाने की कोई अलग से बात है नहीं। सो अपना चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पे। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगी। आपको इसी बेस पे क्वेश्चन मिलते रहेंगे, इम्पोर्टेंट जो मिलते हैं इसके क्वेश्चंस मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूँगी।